Hello everyone and welcome to NS Online Education. My name is Navin Kumar. In this video of genetics, we will discuss extension and modification of basic principle. Basically, इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मॉडिफिकेशंस ऑफ मेंडल इनहेरिटेंस। तो जो मेंडल ने जो हमें लॉ दिए थे, उसके जो एक्सेप्शन केसेस हैं, उनको अब हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो जब हम बात करें एक्सटेंशन की, तो जैसा अभी हमने मेंडल में देखा था, तो मेंडल में हमें क्या पता चला, लॉ ऑफ डोमिनेंस का। तो वहां पे हमने देखा था कि एक जो अलील है जीन का, वो क्या होता है, वो डोमिनेंट होता है। और जो दूसरा अलील है वो कैसा होता है, वो रेसेसिव होता है, राइट। दो टाइप के हमने देखे थे, जैसे कि टॉल वाली जीन के लिए कैपिटल टी था और ड्वार्फ वाले के लिए स्मॉल टी था। अगर कैपिटल टी प्रेजेंट है तो डेफिनेटली वो जो प्लांट है वो क्या होगा, टॉल होगा। यानी कि चाहे ये कैपिटल टी ये होमोजाइगस कंडीशन हो, चाहे हेटेरोजाइगस कंडीशन हो, दोनों केसेस में टॉल ही फिनोटाइप मिल रहा था। रेसेसिव का फिनोटाइप तभी मिलता है जब दोनों टीटी हैं, यानी कि जब टॉल वाली एलील प्रेजेंट नहीं है। तो ये क्या है, इसको हम बोलते हैं कंप्लीट डोमिनेंस। यानी कि अगर वो प्रेजेंट है तो उसी का ही फिनोटाइप आपको एक्सप्रेस होगा, कोई दूसरा फिनोटाइप आपको यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिलेगा। अब इसी का एक्सेप्शन है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या होता है, इसमें आपका जो फिनोटाइप है किसका, हेट्रोजाइगस का। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं हेट्रोजाइगोट, वो इन बिटवीन होता है। क्या होता है, इंटरमीडिएट होता है किसका, उन दोनों का। यानी कि जो आपका डोमिनेंट आप जिसको बोल रहे हैं और जिसको रेसेसिव बोल रहे हैं, उनका इन बिटवीन इंटरमीडिएट यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। जैसे कि अगर हम प्लांट हाइट की बात करें, तो ना ही टॉल होगा ना ड्वार्फ होगा, इन बिटवीन होगा जब वो हेट्रोजाइगोट कंडीशन है। तो इसे हम बोल रहे हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो यहाँ से आपको अच्छे से क्लियर होगा। देखिए, अगर कंप्लीट डोमिनेंस का केस है, तो कंप्लीट डोमिनेंस के केस में आप देख सकते हैं ये आपका होमोजाइगस है, तो अभी रेड फ्लावर आपको मिल रहे हैं, राइट। और जब ये रेसेसिव केस हो जाएगा तो आपको व्हाइट फ्लावर मिलेंगे। तो दो ही कंडीशन है, या तो रेड होगा या व्हाइट होगा, और कुछ नहीं। तो अगर हेट्रोजाइगस कंडीशन में हमें रेड कलर मिल रहा है, इसका मतलब रेड डोमिनेटिंग है। और अगर हेट्रोजाइगस कंडीशन में हमें व्हाइट कलर मिल रहा है, इसका मतलब व्हाइट डोमिनेटिंग है। तो ये हमें पता चल जाता था कि हेट्रोजाइगस कंडीशन में वो अलील जिसका एक्सप्रेशन शो हो रहा है वो डोमिनेटिंग है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में इंटरमीडिएट हमें मिलते हैं एक्सप्रेशन, जैसा आप यहाँ देख सकते हैं, ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, ये रेड है और ये व्हाइट है। अब इनका जो इन बिटवीन है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो ये इन बिटवीन मिल रहा है जब हेट्रोजाइगस कंडीशन है। ठीक है, तो आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि जब दोनों कैपिटल ए जीन प्रेजेंट है तो रेड पिगमेंट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, जब दोनों आपके स्मॉल ए हैं तो कोई पिगमेंट प्रोड्यूस नहीं होता, तो आपको कैसे मिलते हैं, व्हाइट फ्लावर मिलते हैं। दैट मीन्स कि यहाँ पे कोई एंजाइम नहीं है जो इसको कलर्ड जो है प्रोडक्ट यहाँ पे बना सके। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों जीन्स एक्टिव थी तो एंजाइम बन रहा था, और उस एंजाइम से आपका क्या है, ये पिगमेंट प्रोड्यूस हो पा रहा था। यहाँ पे वो एंजाइम जो है नहीं प्रेजेंट होगा, बिकॉज ये डिफेक्टिव कॉपीज होंगी, इनमें म्यूटेशन हो गया जिसकी वजह से उसका फंक्शन लॉस हो गया। तो जो यहाँ पे एंजाइम नहीं बन रहा, तो कोई पिगमेंट नहीं प्रोड्यूस हो रहा है। लेकिन अगर कोई एक कॉपी है, तो एक कॉपी है तो क्या है, एंजाइम बनेगा और कलर प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगा। लेकिन वो इंटरमीडिएट होगा। इंटरमीडिएट क्यों, क्योंकि यहाँ पे दो कॉपीज थी उस अलील की। ठीक है, तो यहाँ पे एंजाइम ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा था। अब एंजाइम ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा था तो प्रोडक्ट भी ज्यादा था। तो प्रोडक्ट ज्यादा होने से रेड पिगमेंट ज्यादा हो गया, तो डार्क रेड आपको मिल रहा है। बट इंटरमीडिएट में क्योंकि एक ही कॉपी एक्टिव है, तो वो इतना प्रोडक्ट यहाँ पे प्रोड्यूस नहीं करा पाएगा। अब क्योंकि इतना प्रोडक्ट नहीं प्रोड्यूस होगा, तो आपको इंटरमीडिएट जैसे कि पिंक कलर आपको देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पिंक कलर मिल जाएगा फ्लावर में। तो इस टाइप का जो इनहेरिटेंस है, इसको बोलते हैं इनकम्प्लीट इनहेरिटेंस, राइट। तो इसका अगर आप बना करके देखना चाहें, तो ये कैपिटल ए, ये स्मॉल ए F1 जनरेशन आप बनाएंगे, तो यहाँ से ए गैमेट आएगा, यहाँ से स्मॉल ए गैमेट आएगा, तो क्या मिलेगा, कैपिटल ए स्मॉल ए। ये क्या है, पिंक फ्लावर। जितने भी फ्लावर्स हैं वो कैसे हैं, अब पिंक कलर के हैं। अब इनका आप क्या कराएंगे, सेल्फिंग कराएंगे, राइट। सेल्फिंग से आपको क्या मिलेगा, कैपिटल ए मिलेगा, ए कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल एंड स्मॉल ए स्मॉल ए। तो ये दो क्या है, ये पिंक होंगे, ये वाइट हो गया, और ये क्या हो गया, आपका रेड हो गया। ठीक है, एक दो बार बनाएंगे तो ये प्रैक्टिस हो जाएगी। तो रेशो क्या हो गया, तो फिनोटाइप का रेशो देखेंगे तो 1:2:1, क्योंकि एक रेड है, दो पिंक है और एक वाइट है। जीनोटाइपिक रेशो देखोगे तो भी 1:2:1 है। तो आप देख सकते हैं कि रेशो यहाँ पे चेंज हो गया है।
जो मेंडल ने जो रेशो दिया था दैट इज 3:1, यानी कि 3 टॉल थे, एक ड्वार्फ था। बट यहाँ पर तो 1:2:1, यानी कि जो जीनोटाइप का रेशो है वही फिनोटाइप का रेशो है। ठीक है, तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में फिनोटाइपिक रेशो चेंज हो जाता है एज कम्पेयर टू जो मेंडल ने दिया था। तो मेंडल ने 3:1 दिया था, बट यहाँ पे इनकम्प्लीट में जो आपका जीनोटाइपिक रेशो है वही आपका फिनोटाइपिक रेशो रहता है। ठीक है, तो एक और एग्जांपल अगर आप यहाँ पे देखना चाहें तो दैट इज फ्रूट कलर ऑफ एग प्लांट। तो एग प्लांट यानी कि बैंगन आपका, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये पर्पल फ्रूट और ये वाइट फ्रूट। तो पर्पल है क्योंकि यहाँ पे दोनों कैपिटल पी यानी कि ये आपका डोमिनेटिंग है, ये आपका रेसेसिव है। तो अब इस केस में क्या है, इनका आपने एक F1 जनरेशन जब आएगी तो F1 जनरेशन में क्या आपको वायलेट मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो इन दोनों का इंटरमीडिएट है। तो पर्पल मिलता है, व्हाइट मिलता है, इंटरमीडिएट क्या है, वायलेट है। ठीक है, वही है कि वो जीन कितना प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रही है। ठीक है, तो उसी के ऊपर से है कि किसमें ज्यादा पिगमेंटेशन है, इसमें ज्यादा हो रहा है तो ये डार्क है, ये लाइट तो वायलेट हो गया। ओके, अब वायलेट और वायलेट की आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सेल्फिंग करा रहे हैं। ठीक है, तो सेल्फिंग के बाद आपको F2 जनरेशन मिलेगी। F2 जनरेशन में आपको शो कर देते हैं, तो ये प्यूनेट स्क्वायर F2 जनरेशन आप बना सकते हैं, कैपिटल पी कैपिटल पी कैपिटल पी, और ये आपका, सॉरी ये दोनों स्मॉल पी हैं। ठीक है, और बाकी कैपिटल है। तो इससे आपको एक पर्पल मिल रहा है, दो वायलेट मिल रहे हैं और एक वाइट, जो पीछे मैंने क्रॉस दिखाया था सेम वही है। ठीक है, तो रेशो क्या हो गया, अगेन फिनोटिपिक रेशो है 1 पर्पल 2 वायलेट और 1 वाइट, और जीनोटिपिक रेशो भी क्या है, 1:2:1। तो यानी कि इस केस में जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशो दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट इज कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस जो है वो इनकम्प्लीट से डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है? इनकम्प्लीट में क्या है कि जब एक अलील प्रेजेंट होता है तो वो उसी से ही प्रोडक्ट बन पाता है उसका। और जो रेसेसिव कंडीशन है उसका मतलब उसमें वो एंजाइम नहीं बनता, तो कोई नो प्रोडक्ट। तो रेसेसिव कंडीशन मतलब कि उसमें कोई प्रोडक्ट बनता नहीं है, उसकी वजह से इनकम्प्लीट डोमिनेंस है। को डोमिनेंस में क्या है कि चाहे रेसेसिव एलील हो चाहे आपकी डोमिनेंट एलील हो, दोनों ही प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि दोनों अलील्स अपने अपने प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करते हैं। अब क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है इसलिए इसको बोला है को डोमिनेंस। मतलब दोनों एक्टिव हैं, किसी का भी कोई डोमिनेंस यहाँ पर नहीं है, दोनों इक्वली डोमिनेटिंग है। इसका एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगा। एग्जाम्पल है MN ब्लड ग्रुप। तो MN ब्लड ग्रुप भी होता है बट इतना कॉमन नहीं है। क्यों कॉमन नहीं है? क्योंकि ये इतना स्ट्रॉन्ग इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन रिस्पॉन्स नहीं देता। जैसे RH एंटीजन है, तो RH एंटीजन आपने सुना होगा, ये बहुत इस पर फोकस किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स जनरेट करता है। ठीक है, बट MN इतना स्ट्रॉन्ग नहीं करता, तो इसलिए इसको इतना इंपॉर्टेंस हम नहीं देते हैं। बट ये भी है MN ब्लड। तो MN ब्लड ग्रुप क्या है, ये भी एक एंटीजन है। जैसे RH एक एंटीजन है, AB एक एंटीजन है, इसी तरीके से MN भी क्या है, एंटीजन है किसके ऊपर, रेड ब्लड सेल के ऊपर। ठीक है, तो इसकी जो जीन्स है आप इसे L से रिप्रेजेंट करें तो LM, अगर दोनों अलील्स पे M है तो M एंटीजन प्रोड्यूस होगा। दोनों अलील पे अलील N की है, ठीक है, तो N एंटीजन प्रोड्यूस होगा। तो यहाँ पे दोनों क्या है, प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहे हैं। यहाँ पे कोई रेसेसिव कंडीशन नहीं है जिसमें कोई प्रोडक्ट नहीं प्रोड्यूस होता, यहाँ पे प्रोडक्ट दोनों में प्रोड्यूस हो रहे हैं। राइट? तो जैसे टॉल और ड्वार्फ में आप कह सकते हैं उसमें ज्यादा ग्रोथ हार्मोन जनरेट हुए, इस तरीके से। तो यहाँ पर अगर हेट्रोजाइगस कंडीशन पे आप फोकस करें तो हेट्रोजाइगस कंडीशन में जहाँ पीछे इंटरमीडिएट मिल रहा था, यहाँ पे ऐसा इंटरमीडिएट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे दोनों एक्टिव है। तो दोनों एक्टिव है तो दोनों के एंटीजन देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, तो इसी को क्या बोला गया है, को डोमिनेंस। तो अगर आप इसका बनाना चाहें कि एक LM है दूसरा LM है, इसका क्रॉस करना चाह रहे हैं LN और LN के साथ, तो इसके एलील बनेंगे LM, इससे बनेगा LN, दोनों को मिक्स करेंगे तो क्या बनेगा, LMN और LN। और ये क्या है, ये आपका यहाँ पर दोनों एंटीजन आपके प्रेजेंट होंगे किसके, रेड ब्लड सेल के ऊपर, M वाले भी और आपके लेट्स से N वाले भी। ठीक है, तो दोनों एंटीजन यहाँ पे आपको रेड ब्लड सेल्स के ऊपर देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस टाइप को हम क्या बोलते हैं, कोडोमिनेंस बोलते हैं। इसके बाद आप फर्दर भी करा सकते हैं इसका क्रॉस। इसका भी जो फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो है वो सेम आता है, 1:2:1, 1:2:1। आई होप इट इज क्लियर नाउ। तो 3 टाइप के डोमिनेंस आपने देखे। एक है कंप्लीट डोमिनेंस जहां पर एक डोमिनेट करता है दूसरे को, राइट। और फिर आपने देखा इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या है कि यहाँ पर जितनी जीन्स की कॉपीज होती है उसी के अकॉर्डिंग जो है वहाँ पे
फिनोटाइप उतना ज्यादा वहां पे प्रोड्यूस होता है उस पर्टिकुलर का। ओके, तो इसको मैं आपको इंटरमीडिएट देखने के लिए मिलता है। को डोमिनेंस में क्या है, दोनों एक्सप्रेस करते हैं और इसलिए आपको दोनों विजिबल होंगे वो उसके ऊपर। क्लियर हो गया। नाउ अब हम डिस्कस करेंगे पेनिट्रेंस एंड एक्सप्रेसिविटी। ये दो टर्म्स हैं, इनको एक बार क्लियर करते हैं कि इनका मीनिंग क्या है। सबसे पहले समझिए कि पेनिट्रेंस क्या है। ठीक है, पेनिट्रेंस का मतलब है कि जैसे आप यहाँ देखिए, एक केस इन विच सम इंडिविजुअल पॉजेस जीनोटाइप फॉर ए ट्रेट बट डू नॉट एक्सप्रेस द एक्सपेक्टेड फिनोटाइप। मतलब उनके पास वो जीन्स तो हैं लेकिन उसको एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इसको क्या बोला गया, इसको बोला गया इनकम्प्लीट पेनिट्रेंस। ठीक है, तो जीनोटाइप प्रेजेंट है, उसको मतलब अगर वो जीनोटाइप है तो उसका मतलब वो फिनोटाइप होना चाहिए था, बट वो फिनोटाइप नहीं दिख रहा है। उसी को हम बता रहे हैं कि उस जीन का पेनिट्रेंस कितना है। इससे आप एग्जाम्पल देखेंगे तो इसका एग्जाम्पल है ह्यूमन पॉलीडेक्टाइल। ठीक है, तो ये जो आपका पॉलीडेक्टिल है, इसमें ये जो कंडीशन है, इसमें क्या है, आपका एक्स्ट्रा फिंगर और टो होता है, जैसे आपने ऋतिक रोशन का हैंड देखा होगा। ठीक है, तो इसमें क्या है, एक्स्ट्रा फिंगर और टोज होते हैं। ओके, बट इसमें क्या है, इस कंडीशन में कि ऑल दो हो सकता है कि आप में वो जीन्स हैं लेकिन आपके एक्स्ट्रा फिंगर और टोज नहीं है। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि वो सब में वो फिनोटाइप एक्सप्रेस हो। वो डिपेंड करता है उसका पेनिट्रेंस कितना है उस जीन का। ठीक है, तो ट्रेट इज यूजुअली कॉज्ड बाय डोमिनेंटली, तो इसके लिए जो अलील है जिसकी वजह से होता है वो डोमिनेटिंग है। ठीक है, तो ओकेजनली पीपल पॉजेस द अलील फॉर पॉलीडेक्टिल बट नेवरदलेस हैव ए नॉर्मल नंबर ऑफ फिगर्स एंड टूल्स। कि हो सकता है कि है और होता है ओकेजनली, लेकिन उसके बाद भी जो नॉर्मल नंबर है फिंगर्स और टूल्स का वो रहता है। ठीक है, तो इसका मतलब वो जो आपका जीन है वो क्या है, फुल्ली पेनिट्रेंट नहीं है। तो पेनिट्रेंट बता रहा है कि वो कितना पेनिट्रेशन उसका हुआ है। अगर पूरी तरीके से हो जाएगा तो वो एक्सप्रेस होगा, और अगर वो नहीं पेनिट्रेट हो पा रहा है उसका मतलब कि आपको वो दिखाई नहीं देगा। ठीक है, तो पेनिट्रेंस क्या है, ये आपका परसेंटेज है, परसेंटेज ऑफ इंडिविजुअल विद अ पर्टिकुलर जीनोटाइप दैट एक्सप्रेस द फिनोटाइप एक्सपेक्टेड ऑफ दैट जीनोटाइप। कहने का मतलब ये परसेंटेज ऐसे इंडिविजुअल्स का जिनके अंदर वो जीनोटाइप भी है और वो उसको एक्सप्रेस भी कर रहे हैं। ठीक है, और बाकी जो है वो रेसिडुअल वो लोग हैं जिनमें है जीनोटाइप लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, और बाकी जिनमें है ही नहीं। तो ये आपको परसेंटेज यहाँ से कैलकुलेट करना आना चाहिए, इससे क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, कि कैसे आप परसेंटेज निकालेंगे, पेनिट्रेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे। फिर आता है एक्सप्रेसिविटी। एक्सप्रेसिविटी क्या बता रहा है, डिग्री टू विच ट्रेट इज एक्सप्रेस। तो पेनिट्रेंस तो ये बता रहा है कि कितने लोगों के पास वो जीनोटाइप और कितने लोग उसको एक्सप्रेस कर रहे हैं। अब ये तो है, ठीक है, वो एक्सप्रेस हो रहा है लेकिन वो कितना एक्सप्रेस हो रहा है, दैट इज एक्सप्रेसिविटी। ठीक है, अब कितना से क्या मतलब है, जैसे कि जो सम पॉलीडेक्टाइल पीपल है उनके पास एक्स्ट्रा फिंगर है टू है जो कि फुल्ली फंक्शनल है, और कुछ में क्या है उनके पास है लेकिन वो क्या है, स्मॉल है। ठीक है, और या फिर एक्स्ट्रा स्किन की शेप में है, मतलब वो फंक्शनल नहीं है। तो कुछ में फंक्शनल है, वो कुछ में फंक्शनल नहीं है। तो कितना एक्सप्रेस हुआ वो, ये उसकी एक्सप्रेसिविटी है उस जीन की। तो दो चीजें आपने देखी जीन से रिलेटेड, एक है उसका पेनिट्रेंस की उसका प्रेजेंट है और वो उसका फिनोटाइप विजिबल भी है, ये कितने परसेंटेज में है। एक्सप्रेसिविटी की, चलिए पेनिट्रेंस तो है कि वो आपका फिनोटाइप शो हो रहा है लेकिन कितना एक्सप्रेस हो रहा है, दैट इज इट्स एक्सप्रेसिविटी। ओके, so incomplete penetrance and variable expressivity are due to effect of other genes and environmental factor। यानी कि जो अब आपकी जो जीन्स है वो किसी दूसरी जीन से अफेक्ट हो रही हैं या वो किसी इन्वायरमेंटल फैक्टर पे डिपेंड कर रही हैं, उस केस में ये आपको इनकम्प्लीट पेनिट्रेंस देखने के लिए मिलता है, यानी कि वो जीन प्रेजेंट है बट एक्सप्रेस नहीं कर पा रही है। ठीक है, या फिर वो जो एक्सप्रेस हुआ है वो बहुत ही कम एक्सप्रेस हुआ है, तो ये आपका डिपेंड करेगा। अब हम बात करते हैं लीथल अलील्स की। अभी लीथल अलील क्या है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि ऐसे अलील दैट कॉज डेथ ऑफ एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, अगर ये प्रेजेंट है तो इसका मतलब आप समझ लीजिए कि उस ऑर्गेनिज्म की डेथ पक्का है। ठीक है, वो उसकी डेथ हो जाएगी। ठीक है, इसके दो टाइप्स हैं, इसमें एक है रेसेसिव लीथल एलील और एक है डोमिनेंट लीथल एलील। मतलब एक रेसेसिव कंडीशन बन सकती है और एक डोमिनेटिंग कंडीशन बन सकती है। इसको समझते हैं। इसमें है आपका एग्जांपल येलो कोट कलर इन माइस। तो येलो कोट कलर कैसे होता है माइस में, उसको हमें देखना है। ये आपका रेसेसिव लीथल एलील का एग्जांपल है। डोमिनेंट तो बहुत ही खतरनाक है। डोमिनेंट में अगर
चाहे होमोजाइगस कंडीशन हो या फिर हेटेरोजाइगस कंडीशन हो, दोनों केस में वो उसकी डेथ हो जाएगी। ठीक है, सिर्फ कौन बचेगा, सिर्फ उसमें वही बचेगा जिसमें वो डोमिनेटिंग एलील नहीं होगा। तो बहुत रेयर है। ये आपका जो है थोड़ा कॉमन है रेसिसिव लीथल एलील, उसको देखते हैं। तो ये येलो कोट कलर में है माइस के। अब ध्यान से देखिएगा कि अगर कैपिटल वाई एलील है तो वो माउस डेड। और इसके बाद अगर हम स्मॉल वाई की बात करें तो ये क्या है, नॉन येलो आपको मिलता है, यानी कि रेसेसिव कंडीशन है। तो रेसेसिव कंडीशन में मतलब ये रेसेसिव वाई के फिनोटाइप के लिए, लीथल के लिए नहीं, लिथैलिटी के लिए तो डिफरेंट है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, ये रेसेसिव है फॉर कलर, ये आपका डोमिनेंट था लेकिन ये एक्सप्रेस ही नहीं होने दे रहा है। ठीक है, तो ये भी डोमिनेंट था कलर के लिए, बट ये एक्सप्रेस नहीं हो सकता क्योंकि अगर ये एक्सप्रेस होगा तो गया ऊपर। और ये जो है, ये भी यहाँ पर जो है एक तरीके से हेट्रोजाइगस कंडीशन है यहाँ पर। ठीक है, तो ये भी डोमिनेटिंग है। तो डोमिनेटिंग कैसे पता चल रहा है, डोमिनेटिंग इसलिए पता चल रहा है कि अगर एक सिंगल वाई है तो येलो कलर मिल जाता है। ठीक है, तो आपको पता है ना कि जब हेट्रोजाइगस कंडीशन में जो जीन, जो अलील अपना आपको एक्सप्रेस करते हैं उसे हम डोमिनेटिंग बोल रहे हैं, इसीलिए वाई यहाँ पे डोमिनेटिंग है येलो कलर के लिए। लेकिन अगर ये होमोजाइगस कंडीशन बन जाए इसकी, तो होमोजाइगस कंडीशन में कैसा है, ये आपको डेड कर देता है। तो आप इसको क्या बोल रहे हैं, लीथल के केस में ये रेसेसिव है। लीथल के केस में रेसेसिव क्यों है, लीथल के केस में रेसेसिव इसलिए है क्योंकि जैसे रेसेसिव क्या होते हैं, वो तभी एक्सप्रेस करते हैं जब दोनों कॉपीज उसी की प्रेजेंट हो। जैसे ड्वार्फ के लिए स्मॉल टी प्रेजेंट होना चाहिए, इसी तरीके से लीथल होने के लिए इसकी दोनों कॉपीज प्रेजेंट होनी चाहिए, यानी कि कैसा होना चाहिए, होमोजाइगस होना चाहिए इसकी तरह। इसलिए लिथैलिटी के लिए रेसेसिव है, बट वाई वैसे डोमिनेंट है। ठीक है, फॉर कलर। आई होप इट, ये आपको जो है क्लियर हो गया है। तो जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये येलो माइस है। अब येलो है तो इसका मतलब ये नहीं कि इसमें दोनों डोमिनेंट कॉपी है, नहीं, इसमें सिर्फ एक ही लीथल कॉपी है, बाकी एक नॉर्मल कॉपी है। यहाँ पर भी एक लीथल कॉपी, एक नॉर्मल कॉपी है। और आप देख सकते हैं वाई इनके जीनोटाइप बन गए। अब आपने इनका फर्टिलाइजेशन कराया तो अब इनका जो क्रॉस बनेगा कैपिटल वाई, जब कैपिटल वाई साथ में आ जाएगा तो मतलब डेड, कोई यहाँ पे आपका कोई भी प्रोड्यूस नहीं होगा। तो माइस यहाँ पे डेड हो जाएगा। एंड अगर यहाँ पर एक कैपिटल वाई और एक स्मॉल वाई है तो ये आपका सरवाइव कर जाएगा। स्मॉल वाई आएगा तो भी सरवाइव कर जाएगा। आपको पता है कि ये वन बनेंगे, ये टू और ये वन, तो वन वाले तो डेड ही हो गए, तो आप इसको भूल जाइए। तो दो आपके येलो है और एक कैसा है आपका नॉन येलो है। ठीक है, तो रेशियो क्या बना, फिनोटाइपिक रेशियो बना 2:1 का रेशियो बना। और जीनोटाइपिक रेशियो भी क्या बनेगा, जीनोटाइपिक रेशियो भी 2:1 का ही है, क्योंकि जो डेड वाला मैच उसको क्या ही कंसिडर करेंगे आप। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये आपका चेंज हो जा रहा है। ठीक है, क्यों चेंज हो गया है फिनोटाइप, क्योंकि यहाँ पर जो 2:1 रेशियो इसलिए मिला है क्योंकि जो वो एक वन है वो डेड हो चुका है। आई होप इट इज क्लियर नाउ। इसके बाद आते हैं मल्टीपल एलील्स पे। मल्टीपल एलील मतलब जब कोई एक जीन की एक से ज्यादा एलील प्रेजेंट हो। ठीक है, तो उसको मल्टीपल एलील बोलेंगे। और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है, ABO ब्लड ग्रुप, सबसे बेस्ट एग्जांपल इसका है। इसके अलावा आप देखें कि जो स्किन वगैरह के जो कलर है वो भी मल्टीपल एलील से ही कंट्रोल होते हैं। और बट उस तरह हम नहीं जाएंगे। तो मल्टीपल एलील का सिंपल एग्जांपल हम देखेंगे, ABO ब्लड ग्रुप, जहाँ पर क्या है, प्रेजेंस ऑफ मोर देन 2 एलील्स एट अ लोकस। ठीक है, तो ऑल दो यहाँ पे मल्टीपल एलील्स है, एक एलील आई के ए के लिए है तो आई हो गया, एक बी के लिए है और एक ओ के लिए है। ठीक है, इन तीनों के लिए है। बट द थिंग इज, क्योंकि जो आपके डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है उनके पास एक ही पेयर होता है होमोलोगस क्रोमोसोम का, तो यानी कि यहाँ पे दो ही एलील प्रेजेंट हो सकते हैं इन तीन में से कोई। ठीक है, तो अब क्योंकि इन तीन में से कोई दो प्रेजेंट हो सकते हैं इसलिए मल्टीपल इनके फिनोटाइप देखने के लिए मिल रहे हैं, उन्हीं को हमें डिस्कस करना है। तो ये भी ब्लड ग्रुप आपने देखा है ह्यूमंस के अंदर। ठीक है, इसमें आई भी होते हैं और एक आई होता है। तो ये इस चार्ट में आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। देखिए, जब हम बात करते हैं ए फिनोटाइप की, तो ए जो है वो तभी एंटीजन, ये एंटीजन प्रोड्यूस करती हैं ये जो जीन्स हैं। ठीक है, तो ए एंटीजन कब मिलता है, ए एंटीजन दो कंडीशन में आपको मिल सकता है। क्या, एक तो है इसका होमोजाइगस कंडीशन, यानी कि होमोजाइगस मतलब आई ए, ये हो गया होमोजाइगस। एक है हेट्रोजाइगस, हेट्रोजाइगस मतलब IA और आई। एक्चुअली में जो आई है, जो के लिए ओ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये कोई भी प्रोडक्ट यहाँ पे नहीं बना रही है। ठीक है, ऐसा कोई एंटीजन नहीं बनाती है, क्योंकि एंटीजन नहीं बनता तो इसका
कोई यहाँ पर एक्सप्रेशन नहीं है। तो मेन एक्सप्रेशन किसका है यहाँ पे, डोमिनेटिंग वन है, ए है। ठीक है। इसी तरीके से फिर बी है, तो बी के क्या पॉसिबल हो सकते हैं, बी के जीनोटाइप जो पॉसिबल है वो आई बी है, या फिर आई बी आई है, ये पॉसिबल जीनोटाइप है। अब अगर हम ओ की बात करें तो एक ओ का सिर्फ एक ही जीनोटाइप है, दैट इज आई आई। जब तक दोनों आपके रेसेसिव ना हो तब तक ये एक्सप्रेस नहीं करते। क्यों? क्योंकि आई जो है वो ऐसा कोई एंटीजन बनाता ही नहीं। ए बी में से कोई भी एक आ गया तो एंटीजन जरूर बनेगा और वो एक्सप्रेस करेगा। क्लियर है? अब इसमें एक और कंडीशन आती है, ये तो हो गया मल्टीपल एलिस आपने देख लिया, एक कंडीशन है ए बी की। अब ए बी का बनता है जब एक आई ए हो और एक आई बी हो, तो उस केस में दोनों एक्सप्रेस करते हैं। तो ये जो केस है वो किसका है, ये को डोमिनेंस का केस है, जो अभी हमने पीछे देखा। तो ये को डोमिनेंस का केस आपको एबीओ ब्लड ग्रुप में मिल जाता है, किसके लिए, ए और बी। तो ए बी एंटीजन जो है वो को डोमिनेंस है, यानी कि दोनों एक्सप्रेस करते हैं। तो यहाँ पे ए का भी एंटीजन बनता है और बी का भी एंटीजन बनता है। तो अगर आपका ब्लड ग्रुप ए बी है तो आपका ब्लड ग्रुप थोड़ा रेयर है। ठीक है। और ऐसा हमें लगता है कि ओ ब्लड ग्रुप जो है वो रेयर है, बट ओ ब्लड ग्रुप रेयर नहीं है। ओ ब्लड ग्रुप सबसे ज्यादा मिलता है, सबसे जो कम मिलता है दैट इज ए बी नेगेटिव। ठीक है। तो ये मैंने भी एक बार पढ़ा तो मैं थोड़ा अमेज हुआ, मैंने अपने फ्रेंड को बताया, उसे यकीन नहीं हुआ। ठीक है। बट एवी जो नेगेटिव है वो आपको ज्यादा मिलता है, मतलब रेयर है। और ओ जो है वो आपका ज्यादा कॉमन है, ओ पॉजिटिव ज्यादा कॉमन है। क्योंकि एक्चुअली ए बी जो है वो म्यूटेंट टाइप है, ओ जो है वो वाइल्ड टाइप है। तो वाइल्ड टाइप में म्यूटेशन से ये आपके बने हैं। ओके। सो आई होप ये आपको क्लियर हो गया। तो आप यही देख सकते हैं कि इनके पॉसिबल जीनोटाइप यहाँ पे शो किए गए हैं। और यहाँ पे जो एंटीजन है वो क्या बनेगा, अगर ये आपका जीनोटाइप है तो ए बनेगा, बी है तो बी बनेगा। ए भी है तो दोनों आपके एंटीजन मिलेंगे, ओ है तो कोई एंटीजन नहीं मिलेगा रेड ब्लड सेल के ऊपर। अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि जब किसी को ब्लड दिया जा रहा है तो उसका ये एंटीजन पता होना चाहिए कि उसके ऊपर ए या बी एंटीजन है। क्यों? क्योंकि ये फॉरेन एंटीजन है उसके लिए, उस और पर्सन के लिए। क्यों? क्योंकि आपको पता है जो आपका जो मैचुरेशन होता है इम्यून सेल्स का वो इस तरीके से होता है कि वो अपने सेल्फ एंटीजन को रिकॉग्नाइज कर सके और नॉन सेल्फ को भी आइडेंटिफाई कर सके। तो सेल्फ को रिकॉग्नाइज ना करें, ये इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अगर वो सेल्फ को रिकॉग्नाइज करने लगे तो उनके अगेंस्ट एक्शन लेगी। तो इम्यून सेल्स क्या करती हैं, वो सेल्फ एंटीजन के अगेंस्ट टॉलरेंस डेवलप कर लेती है ताकि वो खुद के अगेंस्ट जो है वर्क ना करें। ठीक है। बट जो फॉरेन एंटीजन है वो उसको रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, उसके लिए वो टॉलरेट नहीं की गई है। तो इसीलिए जो बी एंटीजन है वो उसके लिए फॉरेन है, तो वो उसको एज अ फॉरेन मॉलिक्यूल आइडेंटिफाई करेगी। बी वाले जो ब्लड ग्रुप है वो ए को फॉरेन मॉलिक्यूल कंसिडर करते हैं। यहाँ पर कोई, ये किसी के भी खिलाफ यहाँ पे कोई एंटीबॉडी नहीं बनती। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो इम्यून सेल है उनको ट्रेन किया गया है, ए और बी उनके लिए सेल्फ एंटीजन है, तो ये किसी के भी खिलाफ जो है वो एंटीबॉडीज नहीं प्रोड्यूस करते। बट ओ जो है उसके लिए दोनों ही क्या है, फॉरेन है, और इसीलिए दोनों के खिलाफ क्या करेगा, एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगा, एंटीजन। ठीक है। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं ब्लड रेसिपेंट रिएक्शन टू डोनर ब्लड, कि वो कैसे रिएक्ट करेगा डोनर ब्लड के लिए। ठीक है। तो देखिए अगर ये जो रेसिपेंट है उसका ब्लड ग्रुप है ए और आप उसको ए ही दे रहे हैं तो यहाँ पे कोई ऐसा रिएक्शन नहीं हुई है, कोई दिक्कत नहीं है। बट बी वाले को अगर ए दे दिया तो ये यहाँ पर क्या है, ये इसके साथ रिएक्ट कर गई एंटीबॉडीज। क्लियर है? तो जैसा आप देख सकते हैं ब्लड सेल दैट रिएक्ट विद रेसिपिएंट एंटीबॉडी क्लम्प टुगेदर एंड डोनर ब्लड एंड रेसिपिएंट ब्लड आर नॉट कंपेटिबल। ठीक है। तो यहाँ पे क्लम्प्स बन जाते हैं। और इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि बट ए बी क्या है, ए बी किसके खिलाफ कोई एंटीबॉडी तो बनाता नहीं है, तो ए के लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो ए जो ब्लड ग्रुप है वो ए को भी दिया जा सकता है और ए बी को भी दिया जा सकता है। ओ को नहीं दिया जा सकता, ओ को कोई भी ब्लड ग्रुप नहीं दे सकता सिवाय ओ के। क्यों? क्योंकि सबके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाता है, सिवाय सेल्फ के, मतलब जिसके ऊपर कोई एंटीजन हो उसको ले सकता है। इसके अलावा ओ देख सकते हैं, ओ सभी को दिया जा सकता है, चाहे ए ब्लड ग्रुप हो, चाहे बी हो, चाहे ए बी हो, चाहे ओ। ठीक है। क्योंकि इसके ऊपर कोई एंटीजन ही नहीं है। राइट। अब ए बी का जो ब्लड ग्रुप है वो किसी को नहीं दिया जा सकता क्योंकि वो सबके अगेंस्ट है, बट वो ए बी वाला ए बी को ही दिया जा सकता है। ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आप याद रखें कि कौन यूनिवर्सल एक्सेप्टर है, कौन यूनिवर्सल डोनर है, आप पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं। एक इंटरेस्टिंग केस मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर करना चाहूंगा, ये मुझे बुक में मिला, दैट बेरी गेव बर्थ टू बेबी गर्ल, क्लेम दैट चैपलिन वाज द फादर। चार्ली चैपलिन आप लोगों ने नाम सुना होगा। तो उनके अगेंस्ट जो है यहाँ पे क्लेम डाला था बेरी ने, जो कि उनकी को स्टार वगैरह होंगी। और इन्होंने इनके लिए सू किया फॉर चाइल्ड सपोर्ट, बट द थिंग इज की उनके ब्रेकअप के 2 साल बाद ये चाइल्ड हुआ था।
तो उस केस में क्या है कि जब इन्होंने केस डाला तो उस टाइम पे ब्लड टाइपिंग आया था, मतलब ये पता चल चुका था कि ब्लड से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किसको ब्लड कौन सा दिया जा सकता है कौन सा नहीं। और इसी से आपको पता चल जाता है कि जो इन्फेंट है उसका क्या ब्लड ग्रुप होगा। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर फादर जो है उसका ब्लड ग्रुप है ए, तो आई ए, और आप इसको आई नॉट कंसिडर कर लीजिए। और जो मदर है उसका ब्लड ग्रुप है, लेट से इनका ब्लड ग्रुप ए बी है, तो आई ए और आई बी। आप इनसे जो है जितने भी पॉसिबल ब्लड ग्रुप है उनको बना सकते हैं। देखिए कैसे, यहाँ से आएगा आई ए और यहाँ से आएगा आई नॉट और यहाँ से आएगा आई ए और यहाँ से आएगा आई बी। अब देखिए बहुत सारे पॉसिबिलिटी है यहाँ पर। आई ए से आई ए मिलेगा तो आई ए और आई ए बन जाएगा, तो ए ब्लड ग्रुप मिल गया। आई बी से यहाँ पर आप देखेंगे तो आई ए और आई बी बन जाएगा। यहाँ से आई ए मिल जाएगा और यहाँ से आपको मिल जाएगा आई नॉट और आई बी। तो यहाँ पे बस ओ नहीं मिला। ओ ब्लड ग्रुप के लिए क्या है ना, अगर आप इनका क्रॉस कराएं तो आपको सारे ब्लड ग्रुप मिल जाएंगे। इन दोनों से आपको हर पॉसिबल ब्लड ग्रुप मिल सकता है इनके क्रॉस से, राइट। तो ए बी जितने भी हम पढ़े हैं सब मिल जाएगा। अच्छा एक चीज ध्यान रखिए कि जब आपसे बोला जाए क्वेश्चन में कि मदर का ब्लड ग्रुप ए है और फादर का ब्लड ग्रुप बी, तो आपको दोनों जीनोटाइप कंसीडर करना है। आपको ये भी देखना है कि आई ए भी हो सकता है और आई नॉट भी हो सकता है। इसी तरीके से बी फादर के लिए आई बी भी हो सकता है और आई ए भी हो सकता है। उसके बाद आपको वो बताएगा कि चाइल्ड जो है उसके जो चिल्ड्रन है उनका क्या ब्लड ग्रुप है, या फिर वो बताएगा कि जो चिल्ड्रन है, चिल्ड्रन का ब्लड ग्रुप ए है, सभी बच्चों का जो है ब्लड ग्रुप ए है, तो मदर फादर का पॉसिबल ब्लड ग्रुप क्या हो सकता है। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन आपको देगा। अगर बच्चों का ए ब्लड ग्रुप है तो ए ब्लड ग्रुप या तो आई ए की वजह से है या आई ओ की वजह से है। तो क्या कंडीशन बन सकती है, ये कंडीशन इसमें दो बन सकती है कि या तो उसके जो पेरेंट्स हैं उनका ब्लड ग्रुप हो सकता है आई ए और आई ओ, क्योंकि इन्हीं से ये पॉसिबिलिटी है कि ये आपका ए ब्लड ग्रुप भी बन जाए। ठीक है। दूसरी क्या पॉसिबिलिटी है, दूसरी पॉसिबिलिटी कि आई ए और आई, ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि दोनों का ए है। बट जीनोटाइप मतलब अलग अलग हो सकता है। तो आपको जीनोटाइप, अगर पर्टिकुलर जीनोटाइप पूछ रहा है तो वो तो बहुत सारे बन जाएंगे। बट नॉर्मली आप बता सकते हैं कि ए और ओ हो सकता है और ए हो सकता है। ओ नहीं हो सकता। अगर ओ हो जाएगा तो ओ ही ब्लड ग्रुप मिलेगा। ठीक है। तो ये पॉसिबिलिटी बन सकती है कि एक ए है दूसरे का ओ, या फिर दोनों का ए ब्लड ग्रुप है। तो जो है जो उनके चाइल्ड है उनका ए ब्लड ग्रुप रहेगा। तो इससे आप चिल्ड्रन से पेरेंट का भी फाइंड आउट कर सकते हैं। बट आपको क्रॉसेज आने चाहिए अच्छे से बनाने, ये बहुत इंटरेस्टिंग है जेनेटिक्स वाला पार्ट। ब्लड टाइपिंग का यूज वहाँ पे तब स्टार्ट हुआ था। ठीक है। और उस केस में ये उन्होंने बोला कि एक बार अगर हम ब्लड टाइपिंग कर लें तो पॉसिबली हमें पता चल सके कि वो उनका चाइल्ड है या नहीं है। तो देखिए क्या पता चला कि जो चार्ली है, बैरी है, और जो उनका चाइल्ड है उनकी ब्लड टाइपिंग देखी गई तो बैरी जो है उसका ब्लड टाइप था ए, उसका जो चाइल्ड था उसका ब्लड टाइप था बी, और जो चैपलिन थे उनका ब्लड टाइप था ओ, राइट। तो उसके बाद ये क्वेश्चन आता है कि क्या जो चैपलिन है वो बैरी के चाइल्ड के फादर है या नहीं है। तो आप देखिए कि चिल्ड्रन का ब्लड ग्रुप बी है, मदर का ब्लड ग्रुप ए है, ठीक है, और फादर का ब्लड ग्रुप क्या बताया जा रहा है, ओ। क्या ए ओ से बी बन सकता है कभी भी? पॉसिबिलिटी ही नहीं है, पॉसिबल नहीं है। ठीक है। तो इसीलिए जो है बता क्लियरली पता चल गया कि वो उनका चाइल्ड नहीं था। बट द थिंग इज कि वहां पे जूरी सिस्टम था। तो जैसे अभी ये केस हुआ था आपने देखा, जो पायरेट्स ऑफ कैरिबियन के हीरो है, नाम मुझे थोड़ा भी याद नहीं आ रहा है, तो उनका भी ये भी केस चला था। तो उस केस में भी जूरी थी, यहाँ भी जो है जूरी है। तो जूरी ने जो है वो बैरी के फेवर में जो है अनाउंस किया जजमेंट, और इसीलिए वो जो है चैपलिन को जो है फिर उनको वो सारा सपोर्ट वगैरह मनी वगैरह उन्हें देना पड़ा, ऑल दो साइंटिफिक एविडेंस था कि वो उनका चाइल्ड नहीं है। बट जॉनी डेप को के जजमेंट से सभी को खुशी है आई थिंक। तो उससे कोई इशू नहीं है। चलिए, नेक्स्ट इज जीन इंटरेक्शन। जब हम बात करते हैं जीन इंटरेक्शन की तो इसमें क्या है, एक जीन दूसरे जीन के एक्सप्रेशन को अफेक्ट करती है। अब ये जो जीन है वो हो सकता है सेम क्रोमोसोम पर हो, अलग अलग जगह पर हो, लेकिन डिफरेंट लोग आई।
या फिर हो सकता है वो किसी दूसरे डिफरेंट क्रोमोसोम पर हो, बट ये क्या है, एक जीन दूसरे जीन के एक्सप्रेशन को अफेक्ट कर रही है और ये जीन आपस में रिलेटेड नहीं है। ठीक है, तो इसमें एग्जांपल आप देखें तो ये पेपर का कलर आप देख सकते हैं, ये रेड है और ये क्रीम है, क्रॉस कराया है। अब देखिए यहाँ पे दो जीन्स हैं, हमने यहाँ पे दो जीन्स को लिया है इस कलर को डिफाइन करने के लिए। इनका जब क्रॉस हुआ तो क्योंकि यहाँ पे एक डोमिनेटिंग था दोनों का, इसलिए रेड कलर शो करा, मतलब रेड डोमिनेटिंग। इसके बाद हमने इसका क्या है F2 जनरेशन यहाँ से प्रोड्यूस कराई, इनकी सेल्फिंग करा के। उसके बाद आपको नॉर्मल रेशो जो मिल रहा है दैट इज 9:3:3:1 का मिलता है ना, राइट। और जीनोटाइपिक रेशियो तो बहुत बड़ा होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कलर यहाँ पे कुछ डिफरेंट देखने को मिल रहा है, ये रेड मिल रहा है, ये पीच है, ये ऑरेंज है और ये क्रीम है। ठीक है, तो ये उसी तरीके का है जैसे हमने डाइब्रिड क्रॉस का देखा था, 9:3:3:1। और इसमें क्या है बट कि दोनों जो जीन्स हैं वो मिल करके सेम एक्स जो फिनोटाइप है उसको अफेक्ट कर रहे हैं। वो जो पीछे हमने डायहाइब्रिड क्रॉस देखे हैं मेंडल के, उसमें वो दो अलग अलग जो कैरेक्टर्स हैं उनको अफेक्ट करते थे, कि कोई हाइट को कर रहा है तो दूसरा सीड कलर को कर रहा है, बट यहाँ पे एक कलर को ही टारगेट कर रहे हैं दोनों जीन्स। ठीक है, तो रेशो तो वही मिलता है, बट क्योंकि यहाँ पे सिर्फ सेम फिनोटाइप को टारगेट किया जा रहा है, वहां पे वो डिफरेंट कैरेक्टर्स को अफेक्ट करते थे। तो रेड तब होगा जब ये वाई और ये दोनों डोमिनेटिंग हो, कि एक डोमिनेटिंग होना चाहिए इनमें से दोनों में का, तो उस केस में आपको ये मिल जाता है। तो मैं यहाँ पर आपको शो कर दे रहा हूँ उसमें। तो आप देख सकते हैं जीनोटाइप में अगर ये आपके दो में दोनों क्या है, ये डोमिनेटिंग है, और बाकी चाहे कोई डोमिनेटिंग हो या रेसेसिव हो उससे फर्क नहीं पड़ता, रेड मिलेगा। अगर सिर्फ वाई वाला डोमिनेटिंग है और ये दोनों रेसेसिव है तो वो ये पीच कलर देगा। और अगर सिर्फ ये डोमिनेटिंग है ये रेसेसिव है तो ऑरेंज मिलेगा। और दोनों जीन्स जो है रेसेसिव है, उनके एलील सभी रेसेसिव है, तो उस केस में क्रीम कलर आपको देखने के लिए मिलता है। क्लियर। तो ये कब होता है, ये तब होता है कि जो एक जीन का जो प्रोडक्ट है, ठीक है, मान लीजिए इससे एक एंजाइम बना E1, दूसरे वाले से बना E2। अब ये E1 और E2 एंजाइम किसी एक ही पाथवे के प्रोडक्ट का के जो मतलब मेटाबॉलिज्म वगैरह में रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो अब क्योंकि ये एक ही पाथवे के, इसने एक सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया, फिर इसने इस प्रोडक्ट को जो है एज अ सबस्ट्रेट यूटिलाइज करके इसको दूसरे प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया। तो ये क्या एक ही पाथवे के उसमें इन्वॉल्व है, तो इसलिए इस टाइप में आपको जीन इंटरेक्शन देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो कलर इन पेपर रिजल्ट फ्रॉम रिलेटिव अमाउंट ऑफ रेड एंड येलो कैरोटीनॉइड्स। ठीक है, कंपाउंड दैट आर सिंथेसाइज इन ए कॉम्प्लेक्स बायोकेमिकल पाथवे। तो जीन इंटरेक्शन कैसे अराइज होता है, बिकॉज द प्रोडक्ट ऑफ वन एंजाइम मे अफेक्ट द सबस्ट्रेट ऑफ अनदर एंजाइम, की एक का जो प्रोडक्ट है वो दूसरे के सबस्ट्रेट को अफेक्ट कर सकता है, और या फिर उसका सबस्ट्रेट भी हो सकता है। तो उस केस में आपको ये पैटर्न देखने के लिए मिलते हैं। मूविंग फॉरवर्ड, अब जीन इंटरेक्शन में एक टाइप है एपिस्टेसिस। एपिस्टेसिस में क्या होता है, इस टाइप का जो जीन इंटरेक्शन है इसमें जो जीन है एक लोकस पे वो दूसरे जीन के एक्सप्रेशन को मास्क कर देती है, सप्रेस कर देती है। ठीक है, तो दैट इज व्हाट इज एपिस्टेसिस। अब इसमें क्या है कि जिस जीन का जो है एक्सप्रेशन मास्क किया गया है उसको बोलते हैं हाइपोस्टैटिक जीन, और जिसने मास्क किया है उसको बोलते हैं एपीस्टैटिक जीन। तो इसमें भी टाइप्स हैं, जिसमें सबसे पहले है रेसेसिव एपिस्टेसिस। रेसेसिव मतलब कि जब तक दोनों रेसेसिव नहीं होंगे तब तक जो है आपका वो सप्रेस नहीं हो रहा। ठीक है, तो इसमें जो एग्जांपल है दैट इज कोट कलर इन लेब्राडोर रिट्रीवर। ठीक है, तो इसमें देखते हैं किस तरीके से यहाँ पे इनका कोट कलर डिसाइड होगा। अब यहाँ पे आपको ऑब्वियस है कि यहाँ पे दो जीन्स इन्वॉल्व होंगी, एक जिसका एक्सप्रेशन को सप्रेस किया जाएगा और एक जो करेगा। तो एक लोकस पे जो जीन है वो क्या करेगी, वो टाइप ऑफ पिगमेंट बताएगी कि कौन सा प्रोड्यूस होना है। ठीक है, जिसमें आप देख सकते हैं एक डोमिनेटिंग अलील है कैपिटल बी, ये आपको बताएगी ब्लैक पिगमेंट प्रोड्यूस करो। एक रेसेसिव अलील है वो कहेगी ब्राउन पिगमेंट प्रोड्यूस करो। तो ये आपका बता रही है टाइप ऑफ पिगमेंट कौन सा प्रोड्यूस होना है। एक दूसरे लोकस पे है वो क्या है, डिपोजिशन को अफेक्ट करती है पिगमेंट के। ठीक है, कि डिपोजिशन कितना होना है, ज्यादा होना है या कम होना है। अगर ये डोमिनेटिंग है, ठीक है, तो यहाँ पे आपका डिपोजिशन ज्यादा होगा, डार्क पिगमेंटेशन होगा, तो ब्लैक और ब्राउन डार्क होगा। ठीक है, और अगर ये रेसेसिव एलील है तो उस केस में क्या है, डिपोजिशन जो है डार्क पिगमेंट का वो कम होगा हेयर्स वगैरह में। ठीक है, और ये कैसे दिखाई देंगे, ये येलो दिखाई देंगे। तो ये जब रेसेसिव है तो ये क्या कर रही है, ये सप्रेस कर रही है, किसको सप्रेस कर रही है, इस जीन के एक्सप्रेशन को। क्यों, क्योंकि डिपोजिशन नहीं होने दे रही है।
राइट, समझ में आ गया। तो ये कब होगा, जब ये रेसेसिव होगी, तो उस केस में ये डिपोजिशन नहीं होने देती, यानी कि ऑल्दो ये पिगमेंट यहाँ के लिए जीन यहाँ पे अवेलेबल हैं, अब ब्लैक और ब्राउन पिगमेंट है, बट उसका डिपोजिशन नहीं होने दे रही है, जिस दैट मीन्स कि उसके एक्सप्रेशन को मास्क कर रही है। तो जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो एक बी है और एक ई है, अगर दोनों प्रेजेंट है तो आपका ब्लैक, क्योंकि कैपिटल बी किसके लिए, वो डोमिनेटिंग है, वो ब्लैक कलर का पिगमेंट बनता है यहाँ पर, ठीक है। और ई है मतलब कि अच्छा डिपोजिशन होगा हेयर्स में। इसी तरीके से फिर आप देखते हैं ये रेसेसिव कंडीशन है, रेसेसिव कंडीशन में क्या है, ब्राउन यहाँ पे बनेगा पिगमेंट, ठीक है, क्योंकि आपका रेसेसिव एलील है, और ब्राउन है और ये कैपिटल ई है, इसका मतलब डिपोजिशन हो सकता है, तो आपको ब्राउन मिल जाएगा। यहाँ पे कैपिटल बी है तो ब्लैक मिलना चाहिए, बट क्योंकि ये रेसेसिव है, तो रेसेसिव है तो डिपोजिशन नहीं हो रहा, डिपोजिशन नहीं हो रहा, इसलिए क्या है, येलो मिल रहा है। तो यहाँ पे दोनों कंडीशन में, क्योंकि ये रेसेसिव है तो येलो मिल रहा है, ऑल दो यहाँ पे ब्लैक भी पिगमेंट बन सकता है और ब्राउन भी पिगमेंट बन सकता है। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया है। तो ये है ब्लैक ब्राउन येलो येलो, तो क्या है 9:3:3:1। बट अगर फिनोटिपिकली देखें, तो क्योंकि ये दोनों येलो हैं तो आप इसको क्या कंसिडर करेंगे, 4। तो रेशो क्या हो गया, रेशो हो गया 9:3:4। तो ये रेशो किसका है, ये रेसेसिव एपिस्टेसिस का रेशो है, जिसमें क्या है, ये दोनों आपके एक ही कंसिडर किए जाएंगे। क्लियर हो गया। अब रेसेसिव एपिस्टेसिस में एक और केस है, वो है हमारा एबीओ ब्लड ग्रुप, ठीक है। सो बट इसमें एक और रेयर ब्लड टाइप है, दैट इज व्हाट वी कॉल बॉम्बे फिनोटाइप। अब बॉम्बे फिनोटाइप क्या है, एक बार इसको समझ लेते हैं, ठीक है। ये क्या करती है, ये जीन मास्क करती है एक्सप्रेशन के किस एलील के, एबीओ लोकस का। ठीक है, अब देखिए ध्यान से समझ में आएगा आपको। देखिए, तो ये जो आपका एच अलील है, अगर ये डोमिनेटिंग है, यानी कि आपका होमोजाइगस है और हेट्रोजाइगस कंडीशन है, तो उस केस में ये कंपाउंड एच यहाँ पे प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो ये कंपाउंड एच प्रोड्यूस होगा या नहीं होगा, ये इस पर डिपेंड करेगा कि एच लोकस पे जो अलील है वो डोमिनेटिंग है, रेसेसिव है। अगर ये रेसेसिव है तो ये कंपाउंड एच प्रोड्यूस नहीं होता है, ये आपका वो इंटरमीडिएट है जिससे प्रोड्यूस होना है। ठीक है, तो कंपाउंड एच क्या है, इसी के ऊपर जो है आपका टर्मिनल शुगर ऐड होगी, टर्मिनल शुगर, जिससे आपका ये कैरेक्टराइज होता है कि ये ए ब्लड ग्रुप है या बी ब्लड ग्रुप है। ठीक है, तो या फिर ओ ब्लड ग्रुप है। ओ ब्लड ग्रुप में आप देखेंगे तो यहाँ पे कोई भी शुगर अटैच नहीं करी है, तो यहाँ पे कोई एंटीजन नहीं है। आपको पता है ना, ये जो शॉर्ट ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, ये क्या करते हैं, ये एज अ एंटीजन का काम करते हैं, अगर ये इससे अटैच्ड है प्रोटीन से। मैंने आपको बताया था प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो हमने कवर किया। सो अब एबीओ लोकस पे अगर यहाँ पे ए के लिए है जीन, तो यहाँ पे क्या करेगा, ये आपका ए एंटीजन बन जाएगा, यहाँ पे टर्मिनल शुगर ऐड होगी। बी अगर आपका एंटीजन है तो यहाँ पे बी एंटीजन के लिए जो शुगर है वो यहाँ पे ऐड हो जाएगी। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि ए और बी एंटीजन में कौन कौन सी डिफरेंट शुगर्स होती हैं जो यहाँ पे टर्मिनल इसमें बाइंड करती हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। आई होप इट इज क्लियर नाउ। और ओ में यहाँ पे कुछ होगी ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे बाइंड करेगा ही नहीं। तो ये कब होता है, ये आपका वो कंडीशन है यहाँ पर ओ वाली, जिसमें आपकी कोई शुगर बाइंड नहीं करे। दूसरा, ये जब रेसेसिव भी है तब भी आपका ये ओ एंटीजन ही कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई एंटीजन बाइंड नहीं होना है। ठीक है, तो ये जो आपका कंपाउंड है चाहिए तब रिक्वायर्ड है जब आपको कोई एंटीजन बाइंड कराना है, बस ओ में तो बाइंड करेगा नहीं, तो इस दोनों केसेस में ओ ही बनता है। तो ये भी आपका एक रेसिसिव एपिस्टेसिस का केस है, इसमें आपको देखना है कि एच जीन जो है वो आपकी प्रेजेंट है या नहीं है। ठीक है, तो रेसिसिव कंडीशन पे उस पर डिपेंड करेगा। तो जैसा आप यहाँ देख सकते हैं जीनोटाइप में देखें, तो अगर ये एच है और आई ए है, तो उस केस में आपका एच भी बनेगा और ए भी मिलेगा आपको। ठीक है, तो ये वो पॉसिबल जीनोटाइप है जिसमें आपको ये मिल रहा है। ठीक है, इसके बाद आप देखिए कि एच है यहाँ पर, राइट, तो और बी के लिए भी है, चाहे बी ये हो चाहे ये हो, कोई भी बी हो कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर ए कैपिटल एच है तो उस केस में ये बनेगा कंपाउंड। इसी तरीके से यहाँ पर आप ये ए बी के लिए देख सकते हैं तो ए भी बनेगा, ये ओ के लिए देख सकते हैं ओ बनेगा। अब जब बात करते हैं जब ये रेसेसिव हो जाएगा, क्योंकि हम रेसेसिव एपिस्टेसिस की बात करें, तो रेसेसिव हो जाएगा तो ये इंटरमीडिएट जो है ये कंपाउंड एच नहीं बना पाएगा। ठीक है, तो उस केस में चाहे एच एच आई ए हो, चाहे एच एच आई ए आई हो, चाहे एच एच आई बी हो, चाहे कोई भी फिनोटाइप हो, मतलब एच एच के साथ कोई भी हो, चाहे ए एंटीजन हो बी एंटीजन के जीनोटाइप है कोई भी हो, लेकिन आपका जो रिजल्टिंग फिनोटाइप है वो ओ ही होगा। ओ में क्या है, कोई एंटीजन नहीं होता है। तो क्योंकि यहाँ पे कोई कंपाउंड एच नहीं बन रहा है, तो वहाँ पे एंटीजन के लिए टर्मिनल शुगर वहाँ पे बाइंड नहीं कर पाएगी। आई होप इट इज क्लियर नाउ।
तो दैट मीन्स कि ए बी जो ब्लड ग्रुप है या ए बी जो ब्लड ग्रुप है वो इस पे डिपेंड करते हैं कि ये एच आपका डोमिनेट मतलब रेसेसिव कंडीशन में तो नहीं है, क्योंकि अगर वो रेसेसिव कंडीशन में है तो वो इनके एक्सप्रेशन को सप्रेस कर देगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है डोमिनेंट एपिस्टेसिस। तो रेसेसिव में हमने देखा था कि जब तक वो दोनों रेसेसिव मतलब ना हो तब तक जो है वो सप्रेस नहीं करते दूसरे जीन के एक्सप्रेशन को, क्योंकि तब तक वो कोई ना कोई जीन प्रोडक्ट बनाते हैं जिससे दूसरा वाला वर्क कर पाता है। तो रेसेसिव एपिस्टेसिस में यही है कि जो जीन जब वो रेसेसिव हो जाती है तो कोई प्रोडक्ट उसका नहीं बनता है, और उसके प्रोडक्ट के ना बनने से आगे की जो पाथवेज है वो स्टॉप हो जाते हैं। ठीक है, तो ये वहां पर था आपने देखा। डोमिनेंट एपिस्टेसिस में क्या है कि अगर एक सिंगल कॉपी भी प्रेजेंट है तो वो सप्रेस कर देगी सामने वाले के एक्सप्रेशन को। ठीक है, तो इसका जो एग्जांपल है दैट इज फ्रूट कलर इन समर स्क्वैश। तो इसको आप देखिए, इसमें क्या है कि अगर डब्लू है, चाहे वो होमोजाइगस है चाहे वो हेटेरोजाइगस है, वो इनहिबिट करता है पिगमेंट के प्रोडक्शन को। ठीक है, तो जब तक डब्लू डब्लू नहीं होगा तब तक जो है पिगमेंट प्रोडक्शन आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। और जो दूसरा है सेकंड जो लोकस पे जो जीन है वो अगर डोमिनेटिंग है तो येलो देगी, और अगर रेसेसिव है तो ग्रीन देगी। ठीक है, तो इस इमेज से समझिए, जैसा इस इमेज में आप देख सकते हैं ये है आपका समर स्क्वायर्स, इसमें ये कोई कंपाउंड ए है। ठीक है, अब इस कंपाउंड ए को अगर इसमें आप चाहते हैं पिगमेंटेशन हो तो इसमें क्या है, प्लांट का जो डब्लू है जीन, उसका क्या होना चाहिए, जीनोटाइप डब्ल्यू डब्ल्यू होना चाहिए, स्मॉल डब्ल्यू डब्ल्यू। ठीक है, तो स्मॉल डब्ल्यू डब्ल्यू है तो ये इसको एंजाइम को अफेक्ट नहीं करता है। ठीक है, बट अगर ये आपका यहाँ पर डोमिनेटिंग आ गया एक अलील, तो डोमिनेटिंग एलील जो प्रोडक्ट बनाता है वो क्या करता है, वो इस एंजाइम के फंक्शन को स्टॉप करता है। ठीक है, इस एंजाइम के फंक्शन को इनिबिट करता है। अब इस एंजाइम का फंक्शन इनिबिट होगा तो ये जो कंपाउंड ए है वो बी में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये इनिबिटर कर रहा है, इनिबिशन कर रहा है, तो इसका जो प्रोडक्ट है वो उसको इनिबिट करता है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर आप आगे देख सकते हैं कि अब ये जो कंपाउंड बी है ये तो यहाँ पे प्रोड्यूस हो गया। अब ये येलो बनेगा या नहीं बनेगा ये इस पर डिपेंड करेगा कि एंजाइम टू एक्टिव है या नहीं है। एंजाइम टू का बनता है, एंजाइम टू बनाने के लिए वाई एलील है। अगर ये वाई आपकी कैपिटल डोमिनेटिंग है तो ये वो एंजाइम प्रोड्यूस कराती है, क्या, एंजाइम टू। अभी एंजाइम टू प्रोड्यूस हो रहा है तो ये कंपाउंड सी यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है। आई होप इट इज क्लियर नाउ। तो इस तरीके से जो है आपका यहाँ पर बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो वाई वाई है वो कोई भी एनकोड नहीं करता है, और इसलिए एंजाइम टू नहीं बनता, एंजाइम टू नहीं बनता तो ये ग्रीन से येलो नहीं हो पाता है। क्लियर है, तो क्लोरोफिल जो है उसको हमने पीछे भी एक एग्जाम्पल स्टडी किया है जिसमें उसको क्या किया है, डिग्रेड कर दिया गया था। क्लियर है, तो यही आपको यहाँ पे बताया गया है, प्लांट विद वाइट स्क्वायर्स, प्लांट विद ग्रीन स्क्वायर्स। तो क्या मिलता है इससे आपको, प्लांट विद वाइट स्क्वायर्स मिलता है। क्यों, क्योंकि एक भी डोमिनेटिंग आ गया तो उससे क्या है, आपका एक्सप्रेशन नहीं होगा। और ये वाइट है, वाइट का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो डब्ल्यू है वो प्रेजेंट है। अभी क्योंकि कैपिटल डब्ल्यू इसमें जाएगा तो ये आपका एक्सप्रेशन शो ही नहीं करेगा। इसके बाद आपको क्या फिनोटाइप मिलता है, इसमें आपको देखिए ये डब्लू है और कैपिटल डब्लू, इसके अलावा ये आपका चाहे तो ये ग्रीन है, तो ये येलो, कैपिटल वाई, स्मॉल डब्लू एंड स्मॉल वाई, इनका आपने क्रॉस कराया तो यहाँ पे आपको मिलेगा कैपिटल डब्लू, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। बट क्योंकि यहाँ पे कैपिटल डब्लू है तो ये व्हाइट कलर का है, कोई कलर नहीं दिखेगा। इसकी जब सेल्फिंग कराएंगे तो रेशो क्या है, वही आपका 9:3:3:1 वाला मिलता है। लेकिन क्योंकि ये डोमिनेटिंग है तो इसीलिए यहाँ पे जो 12 प्लांट है वो वाइट के मिलेंगे, क्योंकि जहां जहां ये कैपिटल डब्ल्यू जाएगा वहां वहां पर वो आपका क्या जनरेट करेगा, वहां पर ये आपका रेसेसिव मतलब वाइट डेवलप करेगा। बस 3:1 जो है ये आपको मिलेंगे येलो और ग्रीन शेप में, क्योंकि इन थ्री में क्या है, डब्ल्यू डब्ल्यू प्रेजेंट है। डब्ल्यू डब्ल्यू अब येलो मिल रहा है क्यों, एक कैपिटल वाई होगा दूसरा कुछ भी हो सकता है, और यहाँ पर आपको डब्ल्यू डब्ल्यू स्मॉल वाई ये मिल रहा है। तो बाकी के जो थ्री थे, 9:2 जो थ्री था, तो 9 वाले में क्या है, वहाँ डब्लू था, और इन थ्री वाले में भी एक डब्लू था कैपिटल में, तो इसीलिए क्या है यहाँ पे एक्सप्रेशन शो नहीं हो रहा है, तो इनका कंबाइंड हो जाएगा 12। तो डोमिनेटिंग एपिस्टेसिस में आपने देखा रेशियो हो गया 12:3:1। रेसिसिव में आपने देखा था दैट इज 9:3:4। तो ये आपका था, ये रेसिसिव के लिए था, ये डोमिनेटिंग के लिए। ठीक है, तो ये जैसे मैंने आपको बताया वैसा ही यहाँ पे मेंशन है।
इसके बाद आता है डुप्लीकेट रेसेसिव एपिस्टेसिस। अब डुप्लीकेट रेसेसिव में क्या है, जहां पर दो रेसेसिव एलील्स एट आइदर ऑफ द टू डिफरेंट लोकाई आर कैपेबल ऑफ सप्रेसिंग ए फिनोटाइप। कि जब दोनों आपके रेसेसिव होते हैं तब जा करके वो किसी फिनोटाइप को क्या करते हैं, सप्रेस करते हैं। और इसका एग्जांपल है एल्बिनिज्म, द एब्सेंस ऑफ पिगमेंट। ठीक है, कि पिगमेंट ही नहीं है, और ये सब में देखने के लिए मिलता है, जिसमें पिगमेंट नहीं बन पाता है ह्यूमंस में भी देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पर क्या है, देखिए कंपाउंड ए है, और ये जो कंपाउंड ए है, अगर ये कंपाउंड बी में बनना चाहता है तो इसके लिए इसको चाहिए ये ए। अगर ये ए आपकी कॉपी डोमिनेटिंग है तो ये वो एंजाइम बनाएगी। तो यहाँ पे आप एंजाइम वन देख सकते हैं, ये प्रोड्यूस हो रहा है। तो ए लोकस पे जो डोमिनेटिंग एलील है वो क्या बनाती है, एंजाइम वन को बनाती है। बट अगर ये रेसेसिव होगी तो यहाँ पे एंजाइम जो है वो बनेगा ही नहीं, एंजाइम नहीं बनेगा तो ये आपका स्टेप नहीं हो पाएगा। इसके बाद क्या है, ये जो कंपाउंड बी प्रोड्यूस हो गया। अब कंपाउंड बी प्रोड्यूस होने के बाद क्या है, ये जो इसके बाद ये जो बी है आपका, ठीक है, बी जीन जो है लोकस, ये आपका सेकंड एंजाइम प्रोड्यूस कराएगी, और सेकंड एंजाइम बी को कन्वर्ट कर देगा सी में। बट अगर ये भी रेसेसिव है तो ये भी आपका प्रोड्यूस नहीं करेगी एंजाइम टू, और एंजाइम टू प्रोड्यूस नहीं होगा तो कंपाउंड सी नहीं बनेगा। ठीक है, तो पिगमेंट स्नेल मस्ट प्रोड्यूस एंजाइम वन एंड टू विच रिक्वायर्ड जीनोटाइप। या मतलब कि अगर आप चाहते हैं कि ये कंपाउंड सी प्रोड्यूस हो, ये पिगमेंट प्रोड्यूस हो, तो उसके लिए जरूरी है कि आपका जो ए और जो बी जो आपके है जीनोटाइप, उसमें से कोई ना कोई एक डोमिनेटिंग जरूर होना चाहिए। क्योंकि जब तक एक कॉपी भी डोमिनेटिंग नहीं होगी तब तक ये प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा एंजाइम। तो दैट मीन्स कि अगर दोनों रेसेसिव है तो उस केस में ये प्रोडक्ट नहीं बनता है। तो डुप्लीकेट रेसिसिव एपिस्टेसिस में क्या है कि अगर इन दोनों में से कोई एक भी रेसिसिव केस में आ गई, चाहे ये बीबी हो गई चाहे ये ए हो गई, तो दोनों केस में पिगमेंट नहीं बन पाएगा, क्योंकि वो किसी ना किसी स्टेप को क्या कर देंगे, ये रोक देंगे, और उस स्टेप के रुकने से वहाँ पिगमेंट नहीं बनेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे स्मॉल ए था तो ये एल्बिन हो गया, यहाँ पे स्मॉल बी भी था तो ये एल्बिन है, इसमें दोनों ही रेसिसिव है तो ये एल्बिन है। आई होप इट इज क्लियर नाउ। तो इसीलिए क्या है कि ये आपके मिल करके क्या बन डालेंगे, 3 3 और 1 कितना हो गया है, 7 हो गया। तो ये रेशो क्या हो गया, ये हो गया 9:7 का रेशो हो गया। क्लियर है। तो इसमें 7 एल्बिनो है और 9 पिगमेंटेड है। पिगमेंटेड तभी है जब कोई भी एक कॉपी जो है वो डोमिनेटिंग है। जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, तो वो सारे रेशो यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। तो नॉर्मल रेशो 9:3:3:1 जो कि हमें मिलता है मेंडल क्रॉस से। तो 9 ये मिलता है, 3 मिलता है जब कोई एक डोमिनेटिंग हो, ये 3 मिलते हैं जब दूसरी वाली जो एलील जीन है वो डोमिनेटिंग है। और जिसमें दोनों ही रेसेसिव है तो ये केस हमें मिलता है डायहेड्रल क्रॉस का। फिर रेसेसिव एपिस्टेसिस हमने देखा। तो रेसेसिव में क्या था कि जब तक अगर कोई एक रेसेसिव हो जाए तो उसकी वजह से क्या है, वो जो है सप्रेस कर देती है दूसरे जिन के एक्सप्रेशन को। तो यहाँ पर ये ए क्या है, रेसेसिव हो गई है, तो ए रेसेसिव होने की वजह से यहाँ पर दोनों में एक्सप्रेशन नहीं है तो 4 हो गया। फिर डोमिनेंट में हमने क्या देखा, डोमिनेंट में देखा कि अगर एक भी कोई डोमिनेटिंग है एक ही, तो वो क्या करेगी, एक्सप्रेस नहीं होने देगी। तो यहाँ पे तो ये रेसेसिव है तो एक्सप्रेस होने दे रही है। तो ये 12 इसने कंबाइन कर लिया, 9 और 3 को कंबाइन कर लिया। तो डुप्लीकेट रेसिसिव भी हमने देखा। डुप्लीकेट रेसिसिव में क्या था कि यहाँ पर ये जो बीबी है और ए है, तो अगर दोनों के कोई भी एक रेसिसिव मतलब हो जाता है तो वो नहीं करेगा। तो यहाँ पे बीबी रेसिसिव है, ए रेसिसिव है, ए रेसिसिव है, तो ये तीनों ही जो केस हैं उस केस को साथ में कंसिडर करना पड़ेगा डुप्लीकेट में। ठीक है, तो इसके अलावा और भी हैं डुप्लीकेट इंटरेक्शन, इतना हमें नहीं जाना है इसमें। और डुप्लीकेट डोमिनेंट एपिस्टेसिस है, डुप्लीकेट डोमिनेंट एंड रेसेसिव एपिस्टेसिस का साथ का केस है। बस जो मैंने आपको बताया पहले आप उसके ऊपर फोकस करें। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे सेक्स इन्फ्लुएंस एंड सेक्स लिमिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स का। और ये हम देखेंगे कि ये किस तरीके से अफेक्ट करते हैं जीन के एक्सप्रेशन को। तो सबसे पहले देखते हैं सेक्स इन्फ्लुएंस कैरेक्टरिस्टिक। इसमें क्या है कि जो जीन्स हैं वो आपके ऑटोसोमल क्रोमोसोम के ऊपर है, यानी कि ऑटोसोमल क्रोमोसोम है, यानी कि मेल में भी होगी फीमेल में भी होगी। बट एक्सप्रेशन जो है वो किसी एक सेक्स में ज्यादा है और दूसरे में कम है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे मेंशन है कैरेक्टरिस्टिक एनकोडेड बाय ऑटोसोमल जीन दैट आर मोर रेडिली एक्सप्रेस्ड इन वन सेक्स। तो किसी एक में ज्यादा एक्सप्रेस हो रही है एज कम्पेयर टू अदर। तो एग्जाम्पल क्या है, दैट एन ऑटोसोमल डोमिनेंट जीन में हैव हायर पेनिट्रेंस इन मेल देन इन फीमेल। कि अगर मेल में ज्यादा पेनिट्रेंस है तो वहां पे ज्यादा एक्सप्रेस कर रही हैं, फीमेल में कम एक्सप्रेस कर पा रही हैं। ओके,
एंड एन ऑटोसोमल जीन मे बी डोमिनेंट इन मेल बट रेसेसिव इन फीमेल। तो यानी कि वहां पे वो डोमिनेंट की तरह एक्ट करती है, फीमेल के अंदर वो रेसेसिव की तरह एक्ट करती है। तो ये पॉसिबल है, जिसकी वजह से क्या है, सेक्स इन्फ्लुएंस कैरेक्टरिस्टिक्स शो होती है। ठीक है, जहां पर ऑटोसोमल जीन का एक्सप्रेशन डिफरेंट देखने के लिए मिलता है। इसका एक एग्जांपल है बियर्ड। ठीक है, तो बियर्ड आपको पता है नॉर्मल। तो यहाँ पे बियर्ड का एग्जांपल देख रहे हैं गोट्स में, ऑल्दो ह्यूमंस में भी आपका बियर्ड आप करेक्टरिस्टिक कंसिडर कर सकते हैं, या फिर बाल्डनेस जो होती है। ठीक है, तो बाल्डनेस भी जो है वो मेल में ज्यादा देखने के लिए मिलती है, फीमेल में कम देखने के लिए मिलती है। तो इन मेल ए सिंगल बियर्ड एलील इज रिक्वायर्ड फॉर एक्सप्रेशन ऑफ दिस ट्रेट। तो बोथ होमोजाइगोट हैं या हेट्रोजाइगोट है, तो उस दोनों ही केस में बियर्ड आपको देखने के लिए मिलेगी। बट फीमेल जो है उसमें ओनली होमोजाइगोट जो है उससे आपका बियर्ड जो है शो होती है। बट अगर आपका होमोजाइगोट नहीं है तो उस केस में वो एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, तो पेनिट्रेंस उसका इतना नहीं है। तो जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपकी पेरेंटल जनरेशन है, तो आप देख सकते हैं बियर्डलेस है और ये बियर्डेड है। ये फीमेल है जो कि बियर्डेड है, मेल जो है वो बियर्डेड नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो ये बियर्डलेस है क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो पॉजिटिव पॉजिटिव दिखाया गया है, यानी कि ये आपका म्यूटेंट टाइप है। ठीक है, तो और ये आपका वो है जिससे बियर्ड आएगी, तो कैपिटल बी। तो इससे आप देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर दोनों कॉपीज थी तो इसीलिए इसको ये बियर्डेड थी, ऑल्दो ये फीमेल थी। ठीक है, और यहाँ पर एक भी कॉपी नहीं थी इसलिए बेडलेस था। इनके बीच में आपने कराया, फर्टिलाइजेशन हुआ, तो आप देख सकते हैं बी प्लस और बी बी और बी प्लस बी। तो ये हेट्रोजाइगोट यहाँ पे बन गए हैं। तो हेट्रोजाइगोट कंडीशन में आप देख सकते हैं कि मेल तो बियर्ड है बट फीमेल बियर्ड नहीं है। तो फीमेल क्यों बियर्ड नहीं है? क्योंकि फीमेल में इस जीन का पेनिट्रेंस कम है, यानी कि सिंगल कॉपी जो है वो बियर्ड नहीं ला सकती फीमेल में जब तक दोनों कॉपीज प्रेजेंट ना हो। ठीक है, और जो मेल है उसमें अगर एक भी कॉपी होगी तो बियर्ड आ जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि जब दोनों यहाँ पर है तो ये भी बियर्डलेस है, ये भी बियर्डलेस है। जब यहाँ पर एक आपकी नॉर्म रेसेसिव है, एक डोमिनेटिंग है, तो मेल में बियर्ड है, ये बियर्ड लेस है अभी भी। यहाँ पर दोनों ही बियर्ड वाली है, तो ये भी बियर्डेड है और ये भी बियर्डेड है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा सेक्स लिमिटेड कैरेक्टरिस्टिक। अभी जो हमने पीछे देखा दैट इज सेक्स इन्फ्लुएंस। इन्फ्लुएंस मतलब वो किसी एक सेक्स से इन्फ्लुएंस हो रहे तो उसमें ज्यादा एक्सप्रेस कर रहे हैं। लिमिटेड मतलब है पर्टिकुलरली उसी सेक्स में करेंगे और किसी में एक्सप्रेस नहीं होंगे। ठीक है, सो एक्सप्रेस्ड इन ओनली वन सेक्स। तो मेल और फीमेल उनमें दोनों ही जीन कैरी कर सकते हैं बट अपीयर नहीं होगा दोनों में। इसका एक एग्जांपल है कॉक फेदरिंग, जो कि क्या है, ऑटोसोमल रेसेसिव ट्रेट है। जब भी दिखता है जब वो रेसेसिव कंडीशन में होता है। ठीक है, तो जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर एक कैपिटल एच है तो नॉर्मल जो हैंड फेदरिंग है वो आपको देखने के लिए मिलती है। ठीक है, तो फीमेल में भी हैंड फेदर, अब फीमेल में हैंड फेदरिंग है, इसमें कॉक फेदरिंग दिखती नहीं। क्यों? क्योंकि ये सेक्स लिमिटेड ट्रेट है, सिर्फ मेल में ही आपका ये होता है। ठीक है, और जब यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर एक कैपिटल एच भी है तो भी हैंड फेदरिंग है, बट अगर दोनों स्मॉल एच हो गए तो आपको क्या दिखते हैं, कॉक फेदरिंग। ये है कॉक फेदरिंग और ये है हैंड फेदरिंग। तो वैसे नॉर्मल हैंड फेदरिंग है, बट जब ये रेसिसिव कंडीशन हो जाती है तो कॉक फेदरिंग आपको देखने के लिए मिलती है। अब ये कॉक फेदरिंग किस लिए है? ये रेसिसिव कंडीशन जब आ जाती है, और ये पर्टिकुलरली किस में है, मेल के अंदर है, तो यानी कि सिर्फ मेल लिमिटेड कैरेक्टरिस्टिक है। क्लियर? नेक्स्ट इज एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस क्या है? ये आपका इनहेरिटेंस है बिकॉज ऑफ द जीन्स प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म नॉट इन द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्या है, आपके क्रोमोसोम्स हैं, उन क्रोमोसोम में जो जीन्स होती हैं वो आपका नॉर्मल इनहेरिटेंस। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस में हम बात करें न्यूक्लियस के बाहर जो जीन्स है। न्यूक्लियस के बाहर कहाँ से आ गई जीन? तो न्यूक्लियस के जो बाहर जीन्स है वो एक्चुअली प्रेजेंट होते हैं किसमें, क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोला गया, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस हम इसको बोलते हैं, या एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस। क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं इनसे जो आपके ट्रेट इनहेरिट होते हैं, एक बार उसको देख लेते हैं। ये मेल और फीमेल दोनों में देखने के लिए मिलते हैं, और ये आपके एक ही पेरेंट से इनहेरिट होते हैं जिसका साइटोप्लाज्म यूज हुआ होगा। आपको पता है ना, जो फीमेल होती हैं उनमें जो एग है, उस एग में तो पूरा सब कुछ है, उनका साइटोप्लाज्म भी है। मेल तो सिर्फ क्या है, एक कॉपी लेकर के आया है क्रोमोसोम की, एक सेट लेकर के आया है, उस सेट को यहाँ पे ट्रांसफर करा रहा है इस एग के अंदर। ठीक है, तो ताकि डिप्लॉयड हो जाए। तो बाकी इसका जो क्लोरोप्लास्ट है, अगर प्लांट सेल है तो क्लोरोप्लास्ट है। माइटोकॉन्ड्रिया तो सभी सेल्स में होता है, जितने भी यूकेरियोटिक सेल्स हैं उन सब में माइटोकॉन्ड्रिया है। क्लोरोप्लास्ट जो है स्पेसिफिकली प्लांट में देखने के लिए मिलता है। तो ये जो है आपका
माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो क्रोमोसोम है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो क्रोमोसोम है, वो किसका गया है? वो तो मैटरनल का गया है ना, मैटरनल पेरेंट का, मदर का गया है। तो दैट मीन्स वो जो जीन्स हैं जो माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट में, वो डायरेक्टली अफेक्ट कर रही हैं जो फिनोटाइप है या फिर जिस भी एक्सप्रेशन को वो कंट्रोल करती हैं ऑफस्प्रिंग के, उसको डायरेक्टली अफेक्ट करती हैं इरिस्पेक्टिव ऑफ फादर, कि उसके साइटोप्लाज्म में क्या है। तो रेसिप्रोकल क्रॉसेस गिव डिफरेंट रिजल्ट। यहाँ पे डिफरेंट रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा, क्यों मिलेगा? क्यों? सिंपल सी बात है कि क्योंकि ये जो करेक्टरिस्टिक है वो मैटरनल से कंट्रोल हो रही है, तो जो मैटरनल का है वही आपको देखने के लिए मिलेगा, इसके अलावा और कोई एक्सप्रेशन देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि मैटरनल का क्या है। ओके, एग्जिबिट एक्सटेंसिव फिनोटिपिक वेरिएशन इवन विद इन अ सिंगल फैमिली। अब देखिए ऑर्गेनल, जैसे मैंने आपको बताया, या तो क्लोरोप्लास्ट या फिर माइटोकॉन्ड्रिया, इन्हीं के पास अपना डीएनए होता है और ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए की बात करें तो ये क्या है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक काफी कॉमन है यू बैक्टीरियल डीएनए से। देखिए, एक एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी है जो कि ये कहती है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट है, ये वो सेल्स हैं जो कि क्या है, जो हमारे इनिशियल यूकैरियोटिक सेल रही होगी उनके साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रही थी उनके अंदर, तो ये प्रोकैरियोट्स हैं। ठीक है, प्रोकैरियोट मतलब यू बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया की बात की गई ना, तो यू बैक्टीरिया क्या है, मेनली प्रोकैरियोट्स हैं। तो ये प्रोकैरियोटिक सेल जो इनिशियल जो हमारी रही होंगी यूकैरियोटिक सेल्स, उनके साथ एंडोसिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रही, और उसमें क्या है, दोनों को फायदा होता है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में, और इससे क्या है कि कुछ ड्यूरिंग द एवोल्यूशन जो है वो इसी का पार्ट बन गई है। ठीक है, इसलिए इनकी जो करेक्टरिस्टिक है क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया की, वो काफी सिमिलर है किससे, जो बैक्टीरिया है। ठीक है, तो इसी से हमें पता चलता है कि एंडोसिम्बायोटिक रिलेशनशिप इनके बीच में रहा और उसके बाद ये इन्हीं का पार्ट बन गई है। तो इसलिए इनका जो डीएनए है इसका भी क्या है, सर्कुलर मॉलिक्यूल है। ठीक है, और इसमें भी हिस्टोन नहीं होता है जैसे यूकैरियोटिक डीएनए में नहीं होता है। सेम आपका क्लोरोप्लास्ट के लिए भी है, इसका भी यू बैक्टीरियल डीएनए है, सर्कुलर मॉलिक्यूल जिसमें आपका हिस्टोन नहीं होता है, राइट। तो बिल्कुल सेम फीचर्स यहाँ पे मैच करते हैं इनके। अब देखिए, जैसा यहाँ पे आप इमेज में देख सकते हैं कि आपका नॉर्मल सेल डिवीजन है। सेल डिवीजन में आप देख सकते हैं कि ये है इनके माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया, अब क्या है, हर माइटोकॉन्ड्रिया में कुछ ना कुछ वेरिएशन होगा जीन्स का। तो ड्यूरिंग द सेल डिवीजन कौन से माइटोकॉन्ड्रिया किसके पास जाएंगे, उससे क्या है, ये आपका इन्फ्लुएंस हो जाएगा कि उनमें कौन से जीन्स थे। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे दो ब्लू है दो रेड है, यहाँ पे भी दो ब्लू दो रेड है, तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर रेप्लिकेशन हुआ, तो रेप्लिकेशन में क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी तो अपने सेल नंबर को इंक्रीज करते हैं ना, ओ सॉरी, सेल नंबर नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया भी अपना नंबर को इंक्रीज करते हैं। ठीक है, और जब ये अपना नंबर इंक्रीज करेंगे, अब देखिए रैंडम सेग्रीगेशन हो गया, तो रैंडम सेग्रीगेशन से रेड वाले ज्यादा हो गए या ब्लू वाले ज्यादा हो गए। तो इसी तरीके से क्या है, आपका ये चलता रहेगा। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे इनका स्पेसिफिकली सेग्रीगेशन नहीं होता है, यहाँ पर तो क्या है, रैंडम सेग्रीगेशन होता है माइटोकॉन्ड्रिया का। क्लियर? तो जब भी सेल डिवाइड करेगी तो उससे पहले वो अपने जितना भी मटेरियल है उसको डबल करती है, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी आता है उसको भी डबल करती है। क्लियर हो गया? साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस की अगर हम बात करें तो इसमें एग्जांपल आता है हमारे पास 4 ओ क्लोक प्लांट का। अब 4 ओ क्लोक प्लांट में क्या होगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्रॉस फ्लावर और वाइट ग्रीन और वेजिटेटिव ब्रांचेस इन ऑल कॉम्बिनेशन। बेसिकली हम यहाँ पे लीव्स का कलर देखना चाह रहे हैं और स्टेम का कलर देखना चाह रहे हैं। ठीक है, कि स्टेम और लीफ का जो कलर है वो किस तरीके से इनहेरिट हो रहा है। तो ये जब इन्होंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया तो उन्होंने देखा कि ये है आपका मैटरनल, ये आपका पैटर्नल, तो यहाँ से पोलन है। ठीक है, और ये इसके सीड है। तो आप देख सकते हैं कि अगर ये वाइट है तो ये सभी वाइट है। ठीक है, तो बेसिकली किस पे डिपेंड किया, मदर के ऊपर। ये ग्रीन है तो ये सारे ग्रीन है, किस पे डिपेंड किया, मदर के ऊपर। ये डिपेंड ही नहीं कर रहा है कि ये आपका ग्रीन था तब भी वाइट मिला, ये आपका वाइट था तब भी ग्रीन मिला। क्यों? क्योंकि ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस है, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस है। क्लियर है? और ये एक वेरी गेटेड है। वेरीगेटेड में क्या है कि यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया आप कह सकते हैं, इसमें क्या है कि मिक्स टाइप है ये। ठीक है, इसमें कोई दोनों टाइप के जीन्स मिलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, कुछ ग्रीन के हैं कुछ वाइट के हैं। तो इसलिए मिक्स टाइप का यहाँ पे एक्सप्रेशन देखने के लिए मिलता है। बट इनका अगर आप क्रॉस कराएंगे किसके साथ, इसके साथ वाइट के साथ, तो ये आपको वाइट भी दे सकता है, ग्रीन भी दे सकता है और वेरीगेटेड भी दे सकता है। तो ये जो आपका तीनों टाइप दे सकता है बेस्ड ऑन कि किस तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया जो है वहां पे पहुंच रहा है उस सेल के अंदर। ठीक है, मेनली आप इतना याद रखिए, इजी रहेगा आपको। नेक्स्ट इज जेनेटिक मैटरनल इफेक्ट, एक बार इसे भी देखते हैं।
ये किस तरीके से डिफरेंट है साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस से, पहले हमें वो समझना चाहिए। देखिए साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस में क्या है, जो जीन्स हैं और ए कैरेक्टरिस्टिक आर इनहेरिटेड फ्रॉम ओनली वन पेरेंट, यूजुअली मदर, की मदर का जो साइटोप्लाज्म आएगा उससे ही कंट्रोल होंगी। बट जब हम बात करें जेनेटिक मैटरनल इफेक्ट की, इसमें क्या है, जीन्स आर इनहेरिटेड फ्रॉम बोथ पेरेंट्स, दोनों पेरेंट्स आ रहे, बट यहाँ पर जो ऑस्प्रिंग का फिनोटाइप है वो कौन डिटरमाइन करेगी, वो डिटरमाइन करेगा जीनोटाइप ऑफ मदर। तो ऑल दो जीन्स दोनों से आ रही हैं, ठीक है, फादर से भी आ रही, मदर से भी आ रही, लेकिन एक्सप्रेशन किसका है, एक्सप्रेशन उसी का है जो मदर से आई है। तो इसीलिए इसको बोला गया जेनेटिक मैटरनल इफेक्ट, कि यहाँ पे जीन्स दोनों से आती है बट एक्सप्रेशन उसका होता है, बट क्रोमोज ये जो साइटोप्लाज्मिक था उसमें मदर से ही आ रही थी, ठीक है। तो genetic maternal effect frequently arise when substances present in cytoplasm of the egg, okay, are pivotal in early development, okay, कि जो साइटोप्लाज्म में जो कुछ ऐसे सब्सटेंस प्रेजेंट हैं उस एग के, जो कि आपके उसके डेवलपमेंट के लिए जरूरी है, ठीक है। तो एक तरीके से वो डायरेक्टली कंट्रोल कर ले रही है उस फैक्टर को। और इसमें क्या आ जाता है, इसमें आपका आ जाता है ये जो कॉइलिंग है, ठीक है, कि शेल की कॉइलिंग किसमें होगी, इसमें दो है, एक डेक्स्ट्रल है और एक सिनिस्ट्रल है, ठीक है। तो डेक्स्ट्रा मतलब राइट हैंडेड कॉइल है और सिनिस्ट्रा मतलब लेफ्ट हैंडेड कॉइल है। तो वो डेक्स्ट्रल रहेगी या सिनिस्ट्रल रहेगी, डायरेक्टली मदर कंट्रोल करती है, ठीक है, क्योंकि उसके साइटोप्लाज्म में कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं, सब्सटेंस हैं जो कि उसको कंट्रोल कर लेंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन से क्या है, आपको सिनिस्टर मिला, यानी कि जो मदर का था वो यहाँ पे मिला है। तो देखने में लगता है जैसे साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस है, बट थोड़ा सा डिफरेंस है यहाँ पर। इसके बाद आपने इनका फर्टिलाइजेशन करा, F1 जनरेशन मिल गई। F1 जनरेशन में ये आपको देख सकते हैं, ये आपका सिनिस्ट्रल है, ठीक है, जो ये आपको मिला था वन जनरेशन में, इसकी आप सेल्फ फर्टिलाइजेशन कराएंगे। तो ऑल आप ये देख सकते हैं कि ये S+ और S ये आपके वो अलील्स हैं जो कि उसको कंट्रोल कर रहे हैं कोयलिंग को। बट कौन कंट्रोल करेगा, वो तो मैटरनली ही डिसाइड करेगी, ठीक है। तो ये डेक्स्ट्रल आप देख सकते हैं, ये डेक्स्ट्रल है, ये भी डेक्स्ट्रल है। तो ये डेक्स्ट्रल क्यों देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि जो मदर है अभी इस केस में जिनका आपने सेल्फिंग कराई है, वो कैसी है, उसका जीनोटाइप ये है, और ये जीनोटाइप किसका है, ये जीनोटाइप यानी कि अगर S+ है तो वो डेक्स्ट्रल के लिए है, ठीक है, डोमिनेटिंग जो है वो डेक्स्ट्रल है, सिनिस्ट्रल जो है वो रेसेसिव है, ठीक है। तो क्योंकि अब मदर का जो जीनोटाइप था वो डेक्स्ट्रल का था, तो उसके साइटोप्लाज्म में जो कंपोनेंट है वो डेक्स्ट्रल के लिए है। तो ऑल दो इनका यहाँ पे जीनोटाइप कुछ भी हो, बट जो फिनोटाइप है वो क्या है, डेक्स्ट्रल है। बट ये जो अब न्यू मदर्स आई हैं, ये आगे कंट्रोल करेंगी नेक्स्ट, जो नेक्स्ट यहाँ से ऑफस्प्रिंग जनरेट होंगे नेक्स्ट जनरेशन में। नेक्स्ट इज जीनोमिक इम्प्रिंटिंग। जीनोमिक इम्प्रिंटिंग में क्या है, यहाँ पर जो आपका एक्सप्रेशन है अगेन वो आपका डिपेंड करता है कि वो किस पेरेंट से ट्रांसमिट हुई है जीन। जैसे अभी हमने पीछे भी देखा था, जो वहाँ पे मैटरनल का था, बट वहाँ पे क्या मैटरनल के साइटोप्लाज्म में ऐसे फैक्टर थे जिसकी वजह से वो कंट्रोल हो रहा था। जीनोमिक इम्प्रिंटिंग में ये देखा जाता है कि वो किस पेरेंट से आ रही है। और जैसे कि आप इसमें एग्जाम्पल देखें, तो इसमें है आपका IGF2, ठीक है। अब ये क्या है आपका, ये पैटर्नल को ज्यादा जो है यहाँ पर देखा जाएगा, ना कि मैटरनल को, ठीक है। तो ये क्या है, ये एनकोड करती है इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 2। अब देखें यहाँ पे क्या है कि पैटर्नल कॉपी जो है, यानी कि जो फादर से आई है वो तो एक्टिव रहती है, ठीक है, किसमें, फीटस में और प्लेसेंटा में। लेकिन जो मैटरनल कॉपी है वो कैसी रहती है, वो कंप्लीटली साइलेंट रहती है। क्लियर हो गया। और यही है आपका जीनोमिक इम्प्रिंटिंग की, वो डायरेक्टली देखा जाता है कि ऐसी जीन्स की वो पैटर्नल से आई है मैटरनल से आई है, उसके बेसिस पे देखा था वो एक्टिव है या नहीं। तो आप देख सकते हैं पैटर्नल अलील है, ये मैटरनल अलील है, ये आया, ठीक है, और पैटर्नल अलील इज एक्टिव है, प्रोटीन यहाँ पे प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा है। मैटरनल अलील साइलेंट है, यहाँ पे कोई भी प्रोटीन प्रोडक्ट ये प्रोड्यूस नहीं करता, ठीक है। तो जो इसका साइज है वो इनके कंबाइंड इफेक्ट से जो है वो डिसाइड होगा। Okay? तो ये आपका जीनोमिक इम्प्रिंटिंग है, थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है बॉस। चलिए एक प्रीवियस क्वेश्चन देखते हैं, गेट 2021 में पूछा है, क्वेश्चन नंबर 33। यहाँ पे आपको बताना है म्यूटेशन इन अ पूकी जीन रिजल्ट इन ए स्लो ग्रोथ फिनोटाइप, तो इससे स्लो ग्रोथ हो रही है, ठीक है। और इससे ये आपके 4 क्रॉसेस के रिजल्ट शो किए हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन इनहेरिटेंस मोड ऑफ पोकी, कि क्या इसका इनहेरिटेंस मोड है, ये हमें बताना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्या है कि वाइल्ड टाइप जो है उसको क्रॉस किया गया है वाइल्ड टाइप के साथ, और उसके साथ ये भी बताया कि कौन फीमेल है और कौन मेल है। तो इससे वाइल्ड टाइप ही मिले हैं।
इसके बाद वाइल्ड टाइप को किया गया है पोकी के साथ, और पोकी के साथ किया तो भी वाइल्ड टाइप मिला। पोकी को वाइल्ड टाइप के साथ किया तो भी पोकी, और पोकी को पोकी के साथ किया तो भी पोकी। तो अगर आप ध्यान से देखें, चलिए तो ओके है, ये दोनों वाइल्ड टाइप थे, वाइल्ड टाइप मिला, पोकी वाले के तो पोकी मिला, ठीक है। बट यहाँ पे वाइल्ड टाइप है, ये पोकी है, तो क्या मिल रहा है, वाइल्ड टाइप मिल रहा है। तो इससे तो ये पता चलता है कि वाइल्ड टाइप क्या डोमिनेटिंग है। लेकिन अगर आप यहाँ पे थर्ड पे आए कि तो पोकी है और वाइल्ड टाइप, तो यहाँ पे क्या है, वाइल्ड टाइप मिलना चाहिए था, बट क्या मिला, पोकी। तो अगर ये डोमिनेटिंग था वाइल्ड टाइप, तो वाइल्ड टाइप मिलना चाहिए था, बट ये नहीं मिल रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं ये आपका डोमिनेशन के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन नहीं है, तो मेंडेलियन इनहेरिटेंस तो ये नहीं होगा। आप दूसरी तरफ से देखिए, ये फीमेल है, जब फीमेल जो है वाइल्ड टाइप थी तो वाइल्ड टाइप मिला, जब फीमेल पोकी थी तो पोकी मिला। अब समझ में आ रहा है, तो ये क्या है, ये आपका कंट्रोल हो रहा है फीमेल से, और फीमेल से यहाँ पे कंट्रोल होने के लिए क्या है, माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, ये एक्स लिंक्ड भी नहीं है। ओके, ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस है। ओके, इसके बाद देखिए नेक्स्ट है डायरेक्शन ऑफ शेल कॉइलिंग इन स्नेल इज ए क्लासिकल एग्जांपल ऑफ। तो ये भी हमने देखा है कि स्नेल की जो कॉइलिंग है, क्या क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस से था, नहीं था। ठीक है, क्या क्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशन से था, नहीं है, ये ट्रांसलोकेशन आप आगे देखेंगे अभी क्रोमोसोमल वेरिएशन में। होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन की वजह से होता है, नहीं। क्या है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस है, जहां पर क्या है, जो सेल की कोइलिंग है वो इस पर डिपेंड करती है कि जो मदर का जो साइटोप्लाज्म है उसमें कुछ जो कंपाउंड्स थे वो कंट्रोल कर रहे हैं। नेक्स्ट है, इन जेनेटिक स्टडी 80 पीपल वर फाउंड टू हैव अलील पॉलीडेक्टाइल, ओनली 36 ऑफ देम वर पॉलीडेक्टाइलस। व्हाट इज द एक्सटेंट ऑफ पेनिट्रेंस परसेंटेज। तो पेनिट्रेंस परसेंटेज हमने देखा था, ये बताता है कि ऐसे लोगों का परसेंटेज जिसमें वो जीनोटाइप है और उसका एक्सप्रेशन भी है, राइट। तो ऐसे कितने हैं, 36 है, कितने में से हैं, 80 में से हैं, इंटू 100। सिंपल क्वेश्चन है। और 36/80 अगर हम करें, तो दैट इज इक्वल्स टू 45%। तो ये आपका हो गया 45%। तो 45% इस जीन का पेनिट्रेंस है। सो आई होप इट इज क्लियर नाउ, सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, जय हिंद।